हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपके लिए खास फ्राइडे का प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। प्रोग्राम एक दिन पहले रिकॉर्ड होता है और इस वक्त दिवाली की फुलझड़ियां और पटाखे मुसलसल छूट रहे हैं। सैयद अली मुश्तबा साहब जहां बैठे हैं उसके बिल्कुल आसपास विंडोज में, सड़क से ऐसी आपको बीच बीच में आवाजें आती रहेंगी जो बाकायदा एक दिवाली का फ्लेवर भी आपको महसूस होगा। आज हम जिस न्यूज पर बात कर रहे हैं वो बहुत ही अहम है। ये कि अफगानिस्तान के मामले में दोहा राउंड ऑफ टॉक्स। देखिए, जब दोहा राउंड ऑफ टॉक्स कहा जाता है तो ये समझ लीजिए कि अमेरिका या वेस्टर्न मुल्क जो कुछ चाहते हैं अफगानिस्तान को सबक पढ़ाना, वो दोहा राउंड ऑफ में होता है। उसकी तैयारियां हो रही है, तीसरा राउंड होना है। उसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के भी कुछ मामला हैं, उस पर हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान और ईरान के बीच गैस पाइपलाइन का मामला, जिसमें किसी जमाने में भारत भी शामिल होने वाला था और अमेरिका के दबाव में भारत और पाकिस्तान दोनों ने बैक ट्रैक कर दिया था। अब ईरान किसी इंटरनेशनल अदालत में पहुंच गया है क्योंकि उसने बहुत पैसा उसमें इन्वेस्ट किया था। अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान उससे पीछे हट गया। उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे भारत और चीन के बीच जो बताया जा रहा है कि सारे मामला हल हो गए। भारत और चीन के बीच में जो टकराव था, फौजें पीछे हट गई, जो कुछ बताया जा रहा है उस और भी खबरें हैं जो आप तक नहीं पहुंची हैं, उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जब से शेख हसीना की सरकार गिरी है, भारत अब तक भी बांग्लादेश के साथ वो दोस्ती वाले रिश्ते नहीं निभा पा रहा है। कुछ टकराव की बातें, उस पर भी बात करेंगे। और नेपाल एक ऐसा कंट्रोवर्शियल नोट फिर छाप रहा है जिसमें भारत की कुछ सीमा के इलाके उन्होंने अपने मुल्क का हिस्सा दिखाने की कोशिश की है और नोट छप रहे हैं चीन में। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, हमारे लिए वक्त निकालते हैं आप सैयद अली मुश्तबा साहब। आप बताइए कि ये अफगानिस्तान से क्या खबर है, ये दोहा राउंड ऑफ टॉक्स में क्या कुछ होगा, क्या उम्मीद है, क्या कोई तालिबान या अफगानिस्तान की भलाई की कोई बात होगी, या सिर्फ वेस्टर्न मुल्क कोई अपना एजेंडा सुनाएंगे तालिबान को और वो इसी कोशिश में रहेंगे? जी, बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। मेरे सामाईन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो है वो दोहा चलते हैं और वहाँ से खबर निकल के आ रही है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान की। और ये खबर ये है कि अब अभी तीसरा राउंड ऑफ टॉक्स जो है वो हुआ था दोहा के अंदर 30 जुलाई और 30 और 31 जुलाई को 2024 में। अब इसी साल जो है वो चौथा राउंड ऑफ टॉक्स जो है, जो अभी खबर उसकी नहीं आई है कि वो किस दिन होगा या किस डेट को होगा, लेकिन खबर यही है कि इस साल 2024 31 दिसंबर से पहले पहले ये चौथा राउंड ऑफ टॉक्स हो जाए। अब ये राउंड ऑफ टॉक्स की प्रिपरेशन शुरू हो गई है और जो कतर के जो नुमाइंदे हैं यूनाइटेड नेशन में, उनका नाम है अहमद बिन सैफ अल सानी। ये कतर के नुमाइंदे हैं। इन्होंने इंगेज किया है यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को, रोजमेरी डिसेलो करके उनका नाम है, और उनसे बातचीत की है कि ये जो है फोर्थ राउंड ऑफ टॉक्स जो है वो ऑब्वियसली दुआ में होगा और उसमें क्या एजेंडा होगा, क्या क्या चीजें होंगी, क्या डिस्कशन होगा, क्या आर्गुमेंट होगा, और उसके बाद कौन कौन लोग उसमें आएंगे पार्टिसिपेट करने के लिए। इन चीजों पर एक प्रिपरेटरी टॉक्स जो है वो मतलब के लिए जो है ये मीटिंग उन्होंने की। अब इसमें जो बैकग्राउंड ये है कि जो 3 मीटिंगें हो चुकी हैं, 3 दोहा राउंड ऑफ टॉक्स हो चुके हैं, उसमें जो असेसमेंट है कि कोई भी जो वेस्टर्न ममालिक हैं उनके एजेंडे को तालिबान जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है, और कोई भी जो है फॉरवर्ड मूवमेंट जो है दोहा राउंड ऑफ टॉक्स में नहीं हुआ। लेकिन इन लोगों का कहना है जो दोहा राउंड टॉक्स करा रहे हैं, पूरी दुनिया का यही मतलब मौक़िफ़ है कि ये टॉक्स चलने चाहिए, भले ही वो फेल हो जाएं, लेकिन वक्तन फवक्तन जो है ये बात जो है उनकी चलनी चाहिए। तो कभी न कभी जो है तालिबान जो है वो हमारे मतलब लाइन ऑफ एक्शन पे जो सबक हम पढ़ा रहे हैं उनको वो पढ़ने लगेंगे। और उसमें जो है वो मतलब ये है कि
यही बात है। और अफगान जो है वो मतलब जो पिछली बार उन्होंने जो किया था कि अफगानिस्तान में कि नारकोटिक्स पे कंट्रोल कीजिए और फार्मर्स को जो है अल्टरनेटिव लाइवलीहुड का मैकेनिज्म देना था और इसी तरह के की इश्यूज थे, तो ये सब चीजें जो है ये फिर से बात होंगी। अब इसमें बात आ जाती है कि सुहेल शाहीन साहब हैं, वो तालिबान के नुमाइंदे हैं कतर में। जब उनको ये मालूम हुआ तो उनका मौक़िफ़ ये है कि उनको बात करने दीजिए यूनाइटेड नेशन को और फिर वो अपना एजेंडा हमको भेजें वो कि वो क्या बात करना चाहते हैं और हम लोग जो है इसको आपस में तय करेंगे कि हम उस टॉक में मतलब शामिल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अब यहाँ पे जो गौरतलब बात है, ये समझने की बात है कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन की शर्तें हैं कुछ, और ये हम लोग तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 3-4 शर्तें हैं। टेररिज्म पे कंट्रोल कीजिए, नारकोटिक्स पे कंट्रोल कीजिए और विमेंस को राइट दीजिए और मतलब ये है कि इंक्लूसिव सरकार बनाइए और वो जो नदर्न अलायंस वाले लोग हैं उनको भी उसमें जो है आप लेके आइए। तो ये सब तो वेस्टर्न के कंट्री के शर्त हैं। तालिबान की शर्त है कि हमें रिकॉग्नाइज कीजिए, हमारा पैसा रिलीज कीजिए, हमको जो है मतलब एम्बेसडर लेवल पे जो है पूरी दुनिया से जो है कनेक्ट करने दीजिए। तो अब ये दो अलग-अलग, एक पार्टी ये कह रही है, एक पार्टी ये कह रही है। तो उनका ये कहना है कि तालिबान का सुहेल शाहीन का कि अगर वो मतलब कतर वाले लोग जो हैं जो या यूनाइटेड नेशन या अमेरिका हमारी बात मानने के लिए तैयार है तभी हम जाएंगे बात करने के लिए। क्योंकि तीसरे राउंड पे वो गए थे दोहा में बात करने के लिए, वहां पे एक ही बात पे वो एग्री हुए थे जो कि यूनाइटेड नेशन को उन्होंने झुका दिया था। उन्होंने कहा था कि तालिबान जो है वो अफगानिस्तान का सोल रिप्रेजेंटेटिव है और कोई भी जो है अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। अगर आप ये मानते हैं तो हम आएंगे बात करने के लिए। तो जो यूनाइटेड नेशन है वो मान गए थे, क्योंकि और भी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं एब्सेंशिया में और कहाँ मतलब वो नदर्न अलायंस के लोग हैं और वो तो आप ज्यादा ही जानते हैं। तो इस बात पे यूनाइटेड नेशन मान गया था। अब ये जो दूसरा जो चौथा राउंड ऑफ टॉक्स है, इसमें देखिए कि किसकी बात बनती है, ये राउंड ऑफ टॉक्स के बाद ही होगी। क्योंकि अभी देखिए कुछ दिन पहले पिछली बार जो है हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे तो एक क्लैरिफिकेशन आया था अफगानिस्तान से कि हम लोगों ने क्या क्या चीज को नहीं माना। उसमें जरगाम बेस का भी जो बरगाम बेस जो है उसके बारे में भी बातें गई थी कि उन्होंने मांगा था हमसे, और उसमें उन्होंने कहा था कि हमने नदर्न अलायंस के लिए उन्होंने कहा कि आप इंक्लूसिव सरकार बनाइए। तो तालिबान ने कहा कि हमने इनकार कर दिया, हम नदर्न अलायंस से पावर शेयर नहीं कर सकते। तो उनके बहुत सारे डिनायल्स आए थे कि ये अमेरिका हमसे मतलब मनवाना चाह रही थी, हमने उसको मतलब यह है कि मुस्तरद कर दिया। अब जो है वो यूनाइटेड नेशन अपने एजेंडा बना के भेजेगी यहाँ पे तालिबान को, तालिबान उसको अपने आपस में डिस्कस करेंगे और तालिबान फिर जो है अगर वो बाइकआउट करना चाहते हैं तो बाइकआउट करें, जाना चाहते हैं तो जाएं। तो ये भी अपने एजेंडा और चार्टर बना के देंगे कि आप लोग इसको डिस्कस कीजिए और हमें ये सब कंसेशन दीजिए। तो अभी यही प्रिपरेशन हो रहा है। बड़ी खबर यही है कि चौथा राउंड ऑफ टॉक्स जो है 2024 में, अब तो हम लोग अक्टूबर में है तो 2 महीना और रह गया है या के आसपास है, तो देखिए 2 महीना के बाद जो है ये तो यही खबर है। अब इसके हवाले से 2 खबरें और हैं छोटी सी। एक खबर ये है कि जो सुल्तान शाहीन जो है सुहेल शाहीन जो कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है कतर में, उन्होंने अनाउंस किया है कि इटली ने अपना परमानेंट एम्बेसडर अफगानिस्तान में भेज दिया और ये एम्बेसडर जो है वो कतर में रहेगा ना कि काबुल में रहेगा, और वो जो इटली की एम्बेसी है वो कतर से चलेगी ना कि काबुल से चलेगी। और इटली ने जो है वो अपनी एम्बेसडर जो है उनका नाम है सबरीना ये शायद थोड़ा उल्टा बोल गए हैं। आप कहना ये चाह रहे हैं कि कतर से नहीं काबुल से चलेगी, आप उसे उल्टा बोल गए, उसे दोबारा बोल दीजिए। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सुहेल शाहीन ने पहला तो अनाउंसमेंट ये किया है कि कतर के अंदर जो है बहुत सारे मतलब कंट्रीज के एम्बेसीज चल रहे हैं जो अफगानिस्तान के एम्बेसी के लिए एम्बेसी है। इटली भी एक कंट्री है जो कि जिसने अपना जो एम्बेसी है वो काबुल में नहीं खोला हुआ बल्कि कतर में खोला हुआ है, और वो एम्बेसी जो है वो कतर से चल रही है काबुल के लिए, अफगानिस्तान के लिए।
तो सुहेल शाहीन ने अनाउंस किया है कि जो भी एम्बेसीज यहाँ से चल रही है, कतर से चल रही है, उनको उन्होंने कहा कि आप जाइए काबुल और हमें देखिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ताकि आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होगा कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो वहां पे आप अपनी एम्बेसीज को चलाइए, जो कि उनके पास ऑलरेडी वहां है, लेकिन ये जो है परमानेंटली बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी और जो भी कुछ है। और दूसरी बात जो इसमें यह है कि अब इटली ने जो है, जो उनके बहुत सारे एम्बेसीज खुल रहे हैं यहाँ वहाँ, तो अब उस लाइन में जो है, पिछली बार हमने ओमान की बात की थी और कि उसने एम्बेसी अपनी खोल ली है, तो इस बार जो है वो इटली ने जो है अपनी एम्बेसी खोल ली है, मतलब अफगानिस्तान के लिए। और अपना एम्बेसडर वो महिला है, उनका खातून है, सबरीने उगलेनी उनका नाम है, जो कि उनको भेज दिया है और वो कतर के ऑफिस में बैठेंगी। तो ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है इसी हवाले से कि दोहा राउंड ऑफ टॉक्स के हवाले से और अफगानिस्तान के बढ़ते हुए रिश्ते दुनिया से, यही खबर है। जी, यानी इटली ने भी अपनी एम्बेसडर को वहां डेजिग्नेट कर दिया है, भेज दिया है, जो कतर से काम करेंगी। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में क्या कुछ है? जी, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अभी कुछ दिनों से जो है वो कुछ तनाव है, कुछ झगड़े हैं। और अफगानिस्तान कहता है कि हमारे यहाँ जो टेररिज्म हो रहा है वो पाकिस्तान के सॉइल से हो रहा है, और बलूचिस्तान में जो है वो तरह तरह के लोग बैठे हुए हैं जो कि एंटी अफगान हैं, और वो बलूचिस्तान से आते हैं और आकर करके यहाँ टेररिज्म करते हैं अफगानिस्तान। पाकिस्तान का एलिगेशन है कि टीटीपी, जो कि अभी सबसे बड़ा संगठन है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान पार्टी, वो अफगानिस्तान से बैठ करके पाकिस्तान में जो है वो टेररिज्म कर रहा है। तो इसी को दूर करने के लिए जो पाकिस्तान में तालिबान के जो नुमाइंदे हैं, चार्ज डी अफेयर है, सरदार अहमद साहेब काबली, ऐसे उनका नाम है, कुछ कुबाली ऐसे कुछ करके उनका नाम है, उन्होंने एक सेमिनार में जो है वहां पे इस्लामाबाद में उन्होंने इस बात को कही है। और उन्होंने ये कहा कि इस्लामिक एमिरेट्स जो है वो किसी भी मतलब टेररिस्ट संगठन को पनाह नहीं दिए हुए है, और किसी भी नेबरिंग मुल्क में वो कोई टेररिज्म नहीं कर रहा है, और ना ही हम किसी को करने देंगे। तो इसी तरह से हम लोग जो है, कोई भी इंटरनल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान में हम लोगों का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि हम जो है इंटरनल अफेयर ऑफ पाकिस्तान में कोई बात करें। फिर उन्होंने बात की है ट्रेड एंड कॉमर्स की, जो कि उनका कहना है कि अगर इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना का बिलखुसूस नाम लिया है कि ये लोग मिल जाएं तो काफी रीजन को और पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को काफी मतलब ट्रेड में और रीजनल मतलब जो इकोनॉमिक हालत है वो बढ़ जाएगी। और फिर उन्होंने ट्रेड के मेथड्स को जो उन्होंने कहा कि इसको इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि ये सब बड़े ओल्ड किस्म के जो है मेथड्स चल रहे हैं। तो यही खबर है मतलब वहां से। और उन्होंने कहा कि इस ट्रेड में जो है अगर सेंट्रल एशिया भी जो है शामिल आ जाता है, तो सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, तो डेवलपमेंट जो है रीजन का बहुत हो जाएगा। फिर उन्होंने बात की थी वो तुर्खाम बॉर्डर की कि वहाँ जो है वो हमेशा झड़प हो जाती है और बॉर्डर क्लोज हो जाता है। और उनका कहना यह है कि अगर एक दिन के लिए भी बॉर्डर क्लोज हो जाता है तो बहुत बड़ा लॉस होता है अफगानिस्तान का, मतलब क्योंकि गेटवे जो है वो तो पाकिस्तान ही है अफगानिस्तान के गुड्स को कैरी करने की। तो ये जो है एक तरह समझ लीजिए कि सुलझी हुई बात है। ये लड़ाई का जो माहौल है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, इसको थोड़ा सा मतलब ये है कि कूल डाउन करने के लिए ये खबर ये मूव अच्छा है। और चूंकि वो पाकिस्तान में नुमाइंदगी कर रहे हैं तालिबान की सरकार की, तो उन्हें बहरहाल दोनों मुल्कों के बीच में ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिशों का उनका हिस्सा है। अब मैं चलना चाहता हूं ईरान और पाकिस्तान के बीच में गैस पाइपलाइन वाला मामला कैसे गर्म हो गया अचानक? देखिए, गैस, ईरान गैस और ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन का तो बहुत पुराना किस्सा है, जो कि ईरान से गैस चलेगा और पाकिस्तान आएगा और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आएगा। अब यहाँ पे झगड़ा ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का तो अलग ही झगड़ा है, वो तो सबको मालूम है। तो अब वो कब सॉल्व होगा, नहीं सॉल्व होगा, ये नहीं जानते हैं। अब ईरान और पाकिस्तान के बीच में जो किस्सा ये है कि अमेरिका ने जो है वो थ्रेटन किया है, बल्कि वो जो मिलर साहब हैं अभी प्रेसिडेंट जो स्पोक्समैन है वाशिंगटन में व्हाइट हाउस से, वो कीथ मिलर जो है, वो उन्होंने कहा है कि अगर ये
ये जो है अगर होगा, पाकिस्तान अगर इस पर रजामंदी हो दिखा देगी तो हम इमीडिएटली पाकिस्तान को जो है सैंक्शन लिस्ट पे ले आएंगे और फिर उनके जो 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 हाल होगा वो तो वही जानते हैं। ये बहुत कड़े लफ्जों में कहा। अब खबर पे आ जाइए। खबर ये है कि ये ईरान और पाकिस्तान गैस पाइपलाइन 2009 का प्रोजेक्ट है। 2009 से अभी तक 2024 तक उसपे सिर्फ यही हुआ है कि 900 किलोमीटर जो जो ईरान का जो हिस्सा है पाइपलाइन का वो बनके तैयार हो गया है और उसमें लाखों लाख डॉलर जो है ईरान ने बना दिया है और अब पाकिस्तान जो है उसको अपने यहाँ जो है वो लाने से मतलब हिचकिचा रहा है और वो हिचकिचा रहा है सिर्फ अमेरिका के को खुश करने के लिए और उसको ये कहने के लिए कि हम सैंक्शन में ना आ जाए। तो अब ईरान ने जो है, ईरान के जो है बहुत लॉस हो गया है, तो ईरान ने जो है वो $30 बिलियन का जो है मुकदमा दायर किया है आर्बिट्रेटर को वहां पेरिस में, जिसमें पाकिस्तान को जाना है और अपनी सफाई पेश करनी है वहां जाके कि हम क्यों ये डिले कर रहे हैं और क्यों नहीं कर रहे हैं। वहां कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में होगा और उसके लिए पाकिस्तान ने 2 अमेरिका के लॉ फर्म को हायर किया है। वो जो फर्म है एक तो निक्की कुछ करके है और एक ग्लेगर करके है, ग्लेगर वाइट, और निक्की लैम करके कुछ एक और फर्म है। ये 2 अलग अलग फर्म है। इनको हायर किया है वहां आर्बिट्रेशन कोर्ट में जाकर के बात करने के लिए और उनको समझाने के लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में कि क्या मसला है। ईरान जो है उनका यह है कि उनका सब्र का पैमाना जो है लबरेज हो गया है। उन्होंने लाखों लाख डॉलर जो है वो इस पे इन्वेस्ट कर दिए हैं, उनको रिटर्न का कुछ नहीं आ रहा है और उसमें यह है कि 1 बिलियन गैस जो है, क्यूबिक मीटर गैस जो है 1 बिलियन, मिलियन भी नहीं, पर डे वो ईरान देगी पाकिस्तान। तो इतना बड़ा जो है वो मतलब कंसाइनमेंट है या इतना बड़ा जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो मतलब ये है कि गटर में चला गया है ये अमेरिका और ईरान के झगड़े में और अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते में, क्योंकि पाकिस्तान तो क्लाइंट स्टेट है। जो अमेरिका कहेगा वो जो मुनीर है उनका आसिम मुनीर जो है वो करेंगे और जो आसिम मुनीर कहेंगे वो शहबाज शरीफ कहेंगे। ये तो सबको मालूम है, वो तो क्लाइंट स्टेट है अमेरिका का और अमेरिका ने ये उनके हाथ में चाबी है कि अगर ये कुछ करेंगे, क्योंकि अमेरिका का ने तो सैंक्शन लगाए हुए हैं ईरान पे कि कोई भी दुनिया की कंट्री ईरान से जो है वो तिजारत नहीं कर सकती है, अगर वो करेगी तो उस पर हम सैंक्शन लगा देंगे। तो वही सैंक्शन जो है वो पाकिस्तान को उन्होंने थ्रेट किया कि आपने कहा। तो अभी जो वो कर्जे वर्जे से निकले थे $7 बिलियन, 2 बार उनको आईएमएफ से बेल मिला हुआ, लोन मिला हुआ है या बेल आउट पैकेज जो है मिला हुआ है। अभी भी वो गए हुए हैं शहबाज शरीफ इसी हवाले से कुछ पैसे वैसे कतर में और कहाँ गल्फ में घूम रहे हैं वो, कुछ और पैसे इकट्ठा कर ले। तो ये खबर यही है कि ये जो है और ये जो गैस पाइपलाइन है इसका 2012 में जो है वो बाकायदा इनॉग्रेशन हुआ था वहां ईरान में, जिसमें आसिफ अली जरदारी गए थे। मतलब उस टाइम आसिफ अली जरदारी थे यहाँ पाकिस्तान में, अहमदी निजात थे और अहमदी निजात के साथ ही जो है ये इनॉग्रेशन हुआ था 2012-13 में ये गैस पाइपलाइन। और बहुत इससे था कि अब तो ये मतलब वहां से चल पड़ेगा पाइप और आ जाएगा अफगानिस्तान। तो ये खटाई में पड़ गया है। अब ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेटर किसकी तरफ देता है, वो अमेरिका की तरफ देगा कि ईरान के हक में फैसला करेगा। ईरान के हक में अगर फैसला कर देता है तो पाकिस्तान क्या करेगा। ये बड़े कॉम्प्लेक्स पजल हैं जिसको मुझे देखिए, मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि जॉर्ज बुश की सरकार थी नंबर 2 वाले की, बेटे की, और कंडोलीजा राइस उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी अमेरिका की विदेश मंत्री थी और उन्होंने बाकायदा पहले भारत से इसको विड्रॉ कराया, भारत उससे पीछे हटा, फिर पाकिस्तान को भी पीछे हटाया गया। ये मुसलसल देखिए, अमेरिका का तरीका यह है कि कहीं भी पड़ोसी मुल्कों के बीच में ताल्लुकात बेहतर ना हो ताकि खुशहाली आ सके। अगर वो गैस भारत आ चुका होता, पाकिस्तान आ चुका होता, तो शायद हमारे यहाँ जो इतना एनर्जी क्राइसिस अब है वो उतना ना होता। लेकिन बहरहाल अमेरिका बहादुर के कहने से दोनों पीछे हट गए। अच्छा, मैं अब आगे चलना चाहता हूँ लद्दाख वाले मामले पर, जो भारत और चीन के बीच में बताया जा रहा है कि सारे मामला हल हो गए। क्या हुआ, वाकई हल हो गए? नहीं, देखिए ये लद्दाख का जो इशू है तो
भाई जो हमारे प्रधानमंत्री कहेंगे, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी कहेंगे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर कहेंगे, हमारे डिफेंस मिनिस्टर कहेंगे, तो भारत की जनता तो उन्हीं की बात मानेगी ना। मतलब हम तो लद्दाख में जाके देख नहीं रहे हैं कि क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि हम अपना ओपिनियन बनाए। तो हम मीडिया से जो ओपिनियन बनाते हैं, और मीडिया का भी जो ओपिनियन बनता है, आप तो जानते हैं, आप भी पत्रकार हैं, आप भी मीडिया में रहते हैं, उनके पास कोई इन्वेस्टिगेटिव कोई जर्नलिज्म का तो खासकर लद्दाख की इसमें कोई अमल दखल है नहीं। जो गवर्नमेंट वाले जो नोट दे देते हैं, जो हैंड आउट दे देते हैं, उसको वो छाप देते हैं। तो पूरे मतलब जो मीडिया जो है, इंडियन मीडिया, वो इसी तरह से भरा हुआ है कि पूरा लद्दाख का जो मैटर है, जो LAC का मैटर है, वो सब सॉल्व हो गया। जो कि अब जो है, मैंने पिछली भी अपने प्रोग्राम में कहा था कि वेट कीजिए, वॉच कीजिए कि ये कितनी हद तक मतलब इसमें सदाकत है या कितनी हद तक इसमें सही है। लेकिन जो पॉजिटिव बात है, जो कि सब लोग मानते हैं, वो ये है कि एक पहल हो गई है, जो कि 2020 में एकदम बिल्कुल आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंट्रेशन हो गया था, और हिंदुस्तान और चाइना के जो फोर्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो गए थे। तो उसमें कुछ मतलब ढीलापन आया है और कुछ ट्रस्ट बिल्ड हुआ। लेकिन ये मान लेना, क्योंकि हमने भी अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन किया है, मैं भी इसको बहुत नजदीक से देखता हूँ, उन्होंने क्या किया है, जो मैं आपको अपनी तरफ से एनालिसिस देना चाह रहा हूँ, कि उन्होंने क्या, एक तो बात ये कही है कि जो आप हमारा आपके समझ में आ रहा है मीडिया के थ्रू कि वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं, और जो सुब्रमण्यम स्वामी और फलाने फलाने लोग कह रहे थे कि हजारों मील जो है आके बैठ गए हैं और वो हमारी जो है जमीन को ले लिया है, तो वो उस समय कुछ नहीं हुआ है। वो जहां से जो प्रॉब्लम था वहां एज इट इज है, ये समझना होगा। जो इंडिया और चाइना का LAC का जो प्रॉब्लम है, उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं आया है। अभी जो ये सिर्फ ऑपरेशनल की बात है। इस ऑपरेशन में दो बातें बड़ी अहम आई हैं। एक तो उन्होंने अभी जो जहां पे हमारे ट्रूप्स खड़े हैं, उस पे उन्होंने 4 किलोमीटर का बफर जोन बना दिया अपनी तरफ, और उनको कहा है कि इंडिया का कोई फौज जो है वो उस बफर जोन में नहीं जा सकता, नहीं तो वो मतलब वीरगति को पहुंच जाएगा। तो ये चीजें जो है नहीं आई। और ये जो बफर जोन का मामला है, सिर्फ डेस्पांग और डेमचौक में जो है उन्होंने कहा है कि ये बातें नहीं होंगी, बाकी और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 24 पॉइंट्स हैं जहां पे मतलब इंडिया और पाकिस्तान चाइना का जो फ्रिक्शन पॉइंट्स है। तो हमारा जो हमारे सामाइन को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि LAC का मैटर खत्म नहीं हुआ है, इसमें कुछ पहल हुई है, और कुछ जैसे समझते हैं ना कि बिल्कुल फ्रीज जो मैटर हो गया था 2020 के बाद, उसमें थोड़ा सी हल्की सी जो है नरमाहट आई है। और आगे आगे देखिए, हमारे जो द्विवेदी साहब हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, उन्होंने भी यही कहा है कि ग्राउंड रियलिटी जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, जो कि बंद कमरों में और सेमिनार रूम में और कॉन्फ्रेंस में, वो रशिया में जो है वो ये संधि हुई है इंडिया और चाइना की, वो इंडिया में नहीं हुई है, बीजिंग में नहीं हुई है, रशिया में उन्होंने अनाउंस किया है, कजान में सार्क ब्रिक्स समिट के ऊपर। तो उनका भी बहुत गार्डेड स्टेटमेंट है, और उन्होंने कहा कि और एक चीज और भी मैं बता दूं कि चाइना को जो अगर जो पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, चाइना ने जो जमीन अपने कब्जा कर लिया है, उससे वो पीछे नहीं हटे। ये जो चाइना का उससे आगे ही बढ़ेगा, पीछे नहीं हटेगा। उसका तो ये है कि पिछली बार एक बात सामने आई थी कि चीन करता ये है कि मिसाल के तौर पर 10 कदम आगे बढ़ा और 2 कदम पीछे हट गया, तो 8 कदम तो वो फिर भी आगे ही है। तो वो ये यही चीज है, एग्जैक्टली यही चीज है, यही कहानी है वो लद्दाख में। और जिसको मीडिया ये कह रही है, मतलब प्रधानमंत्री हमारे कह रहे हैं, जयशंकर साहब कह रहे हैं, फॉरेन सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि सारा विवाद खत्म हो गया, वो तो बैठे हुए हैं यहाँ पे। और देखिए एक चीज इसी हवाले से जो मैं पढ़ रहा हूँ, इसके ऊपर मैं काफी अंदर गया हूँ, इसके अंदर चाइना ने जो है वो 1959 में जवाहरलाल नेहरू को अपना क्लेम लाइन बना के दे दिया था कि हमें ये आप दे दीजिए, मैटर को फिनिश कीजिए, कोई भी बाउंड्री डिस्प्यूट नहीं होगा। जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया, इंडियन लीडरशिप में। उसके बाद 1962 का वॉर हुआ। वॉर में तो जानते हैं क्या हुआ, तो वॉर में ये हुआ कि
चाइना ने जो क्लेम लाइन है वहां पर आके खड़े हो गए, जो उनको चाहिए था। वहां आकर के वो 1962 से ही खड़े हैं, आज भी खड़े हैं। और वहां से 20 किलोमीटर का, और जो संधि की थी उन्होंने, जो एग्रीमेंट किया था वो चाइना ने किया था। इंडिया जो है एक हारा हुआ मुल्क था, उसके ऊपर मतलब एक जीता हुआ मुल्क ने जो होता है वॉर में संधि कर रहा, तो वो तो चाइना 1959 का जो क्लेम लाइन है जिसको इंडिया नहीं मानता है, वहां पे 1962 से बैठा हुआ है। उसके बाद उसने कहा कि 20 किलोमीटर इधर हम पीछे हो जाते हैं, 20 किलोमीटर उधर पहुंचे हो जाते हैं, उस क्लेम लाइन के आगे 20 किलोमीटर। इंडिया जो है उस क्लेम लाइन के पीछे 20 किलोमीटर, वो तो पहले से क्लेम लाइन पे बैठा है। यानी हम बार बार पीछे हटते रहे, हम बार बार पीछे हटते रहे और हमें वो हटाता रहा तकरीबन। वही चीज है, वो 10 कदम आगे चला जाता है। अभी बड़ी खबर आ रही है कि उन्होंने टेंट हटा दिया, उन्होंने टिन हटा दिया, शेड हटा दिया, सैटेलाइट इमेजेस बता रही हैं। और हम और आप ये समझ रहे हैं कि चलिए हमने तो मतलब ये कि डिप्लोमेसी, जयशंकर की डिप्लोमेसी और मतलब मोदी जी की डिप्लोमेसी ने वो जैसे डोकलाम में उन्होंने किया था कि हटा दिया चाइना को पीछे। चाइना ने कोई, चाइना हारा नहीं है, उसने कुछ छोड़ा ही नहीं है। वो तो 10 कदम आगे गया है, 2 कदम पीछे हट गया, यही कहानी। जी जी जी, तो ये बहरहाल चीन का अपना तौर तरीका है। अच्छा, मैं चलना चाहता हूँ बांग्लादेश और भारत के बीच में क्या कुछ हो रहा है। हमारे पास वक्त काफी कम रह गया है, तो अभी हमें 2 खबरें डिस्कस करनी है। क्या है इंडिया बांग्लादेश का मामला? क्या देखिए, इंडिया बांग्लादेश का ये खबर है, पहले तो ये समझ ले जाइए कि शेख हसीना वाजिद के साथ इंडिया का दूसरा इक्वेशन था। मोहम्मद यूनुस जब से आए हैं, इंडिया और बांग्लादेश के इक्वेशंस बदल चुके हैं। अब मोहम्मद यूनुस जो है वो शेख हसीना वाजिद के जो भी मतलब उन्होंने संधि की थी इंडिया से और जो भी कुछ किया था उसको वो रिव्यू करना चाहते हैं और उसको जो है फिर से मतलब रिवोक करना चाहते हैं। तो ये सब हवाले चल रहे हैं। इसी बीच में ये भी खबर आई है ये कि एक खबर तो ये थी कि शेख हसीना वाजिद के साथ अभी 3-4 महीने पहले की बात है, एक डीजल पाइपलाइन खुला था सिलीगुड़ी से वो बांग्लादेश के अंदर किसी जगह पे, और सिलीगुड़ी से जो है इंडिया डीजल जो है थ्रू पाइपलाइन जो है वो पहुंचा रही थी बांग्लादेश के अंदर। तो इंडिया का अब कहना है कि उसको हम बंद करना चाहते हैं, हम वो जो डीजल है वो नहीं जाएगा। अभी बांग्लादेश का रिएक्शन नहीं आया इसके ऊपर, क्योंकि अभी ये खबर इधर से ही आई है, इंडिया से आई है। दूसरी इसी में खबर है कि इंडिया जो है वो प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी इंडिया भी प्रोवाइड करती है, नेपाल इंडिया मिलके प्रोवाइड करती है बांग्लादेश को, फिर भी वहां इलेक्ट्रिसिटी की किल्लत है। अब उसमें क्या हुआ है कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है उसके बहुत सारे पैसे जो है इकट्ठा हो गए हैं, जो कि बांग्लादेश को देना है इंडिया के इलेक्ट्रिकल कंपनी को, मतलब कंपनसेट करने के लिए। और वो पैसा बहुत बड़ा आ गया है, वो सब लोन में जाता है। उसको इंडिया ने कहा कि अगर आप ये पैसे वापस नहीं करेंगे तो हम आपकी इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देंगे। तो अभी तक जो खबरें हैं वो यही खबर है कि मतलब इसको कैसे मतलब यूनियन सरकार रिजॉल्व करेगी, क्योंकि मतलब ये तो बहुत बड़ी मतलब डेवलपमेंट है ना। जब बिजली बंद हो जाएगा तो बांग्लादेश चलेगा कहाँ से? बांग्लादेश के लिए एनर्जी क्राइसिस हो सकता है इससे, ये बात सामने आई। अच्छा, नेपाल भी भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ करता रहता है, ये बड़ी अजीब बात है। देखिए, कमाल हुआ है कि भारत ने बांग्लादेश बनवाने में मदद की, वो आंखें दिखाता है। नेपाल को बिल्कुल जैसे कहते हैं छोटा भाई समझ के साथ रखा, वो भी आंखें दिखा रहा है। क्या कुछ हो रहा है नेपाल की तरफ? देखिए, खबर बड़ी सिंपल है, ये पुरानी खबर है। नेपाल ने जो है एक मैप जो है उन्होंने शाया किया था 2020-21 में, जिसमें उन्होंने जो है इंडिया के कुछ एरियाज को, लिपू लेक है और काला पानी है और एक और जगह है जहां उन्होंने जो है वो लूप प्रिया दरा करके एक और जगह है, ये सब उत्तराखंड में है और हिमाचल प्रदेश उसी जगह पे है, जो कि लगते हुए मतलब नेपाल की तराई से लगते हुए जगह है। तो नेपाल ने उस टाइम जो अपना ऑफिशियल मैप बनाया था और उसको जो है उन्होंने बाकायदा शाया कर दिया कि ये सब जगह जो इंडिया के यहाँ है, मतलब इंडिया की टेरिटरी में है, वो नेपाल की टेरिटरी है, जिस पर इंडिया ने ऑब्जेक्शन भी किया, कुछ मीडिया भी जो है उसको टूल पकड़ा, फिर वो बात जो है वो खत्म हो गई। अब उसी हवाले से ये हुआ है कि नेपाल जो है वो 100 रुपए की करेंसी नोट छाप रहा है, जिसपे ये मैप वो दिखा रहे हैं।
और ये 100 रुपए की करेंसी नोट जो है वो चाइना छाप रही है, चाइना की कंपनी है उसने छापा है, और ये 300 मिलियन नोट जो है वो चाइना की कंपनी छापेगी और वो नेपाल में वो नोट चलेंगे, 100 रुपए के नोट है। और वो जो है मतलब इसका ऑर्डर जो है नेपाल गवर्नमेंट ने दे दिया। तो खबर यही है कि इंडिया को मतलब इग्नोर करते हुए, इंडिया के सेंटिमेंट्स को मतलब नहीं मानते हुए नेपाल ने जो है ये कदम उठाया है। और अब देखिए इंडिया क्या करती है उसकी, नेपाल तो अपने यहाँ वो नोट चलाएगा 100 रुपए का नोट। अब वो बहरहाल एक बड़ा सवाल है भारत के लिए भी कि आखिर ये रोजाना का तनाज़ा टकराव नेपाल के साथ भी अब झेलना पड़ रहा है। ये एक बहरहाल बुरी बात है और किसी तरह से शायद दोनों मुल्कों के बीच कोई बीच में आ जाए, लेकिन चीन वो नोट छाप रहा है, वो बिल्कुल एक तरह से भारत से दुश्मनी के जितने काम हो सकते हैं वो करता रहता है, लेकिन कारोबार फिर भी बहुत ही मजबूती से करता रहता है। भारत के साथ कारोबार का सिलसिला उसका बहुत मजबूती से है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अफगानिस्तान जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, एक आखिरी खबर है, वो हमारे पिछले खबर से ही का एक्सटेंशन है। वो है श्रीलंका में इजरायली जो टूरिस्ट हैं उन पे अटैक की बात हम लोगों ने पिछली बार डिस्कस किया था, आपने भी अच्छा खासा उसके ऊपर अपना कमेंट दिया था। तो अब श्रीलंका ने, जो श्रीलंका की पुलिस है उसने 3 लोगों को अरेस्ट किया है जो कि स्कीम बना रहे थे इजरायली टूरिस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए, टेररिस्ट अटैक। और वो जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो स्पोक्समैन है फॉरेन मिनिस्ट्री के, विजेता हेरक, ये जो है उनको इंटेलिजेंस इनपुट मिला था भारत से। भारत ने जो है वो मतलब उनको अलर्ट किया था कि उनके वहाँ जो जहाँ इजरायली टूरिस्ट हैं वो आरुगाम बे है, वो बे है वहाँ जो है वो अम्पारा डिस्ट्रिक्ट में वही जो है नेपाल वो इजरायली टूरिस्ट हैं। बल्कि इजराइल ने भी एडवाइजरी अपना जारी किया था कि आप लोग सब वापस आ जाइए क्योंकि आपके ऊपर टेररिज्म का हमला होने वाला है। तो ये खबर ये आई है कि नेपाल ने, श्रीलंका ने जो है 3 लोगों को अरेस्ट किया है। उसमें एक आदमी जो है वो श्रीलंकन नेशनल है लेकिन इराक में रहता है, वो इराक में काम करता है या इराक का ही मतलब उसका कोई कनेक्शन है इराक से, वो भी इसमें अरेस्ट हुआ है। और 2 लोग और हैं जो कि श्रीलंकन नागरिक है। तो ये काम खबर है जो कि हम लोगों को बताना चाहिए, इसलिए कि हम लोग इसको आगे ये खबर के बारे में पिछली बार हम लोगों ने डिस्कस कर चुके थे। तो यही खबर है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब, आप हमारे लिए प्रोग्राम के लिए वक्त निकालते हैं, तैयारी करते हैं। और मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि इस पूरे इलाके का एक तरह से तस्वीर सामने आ जाती है इस प्रोग्राम में, और ये वीकली प्रोग्राम हर फ्राइडे को आपके सामने पेश किया जाता है। अपने कमेंट्स के जरिए आप जरूर बताइए कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।